मेरा नाम रोहन है। यह बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पापा बचपन में ही मर गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया। हमारा गुजारा किसी तरह हो रहा था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन मुझे भी काफ़ी एहसास होता था कि अपनी माँ की मदद करूं। इसीलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूंगा। मैंने यह बात अपने टीचर से शेयर की तो सर को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फ्री हो जाता और फिर 2 बजे से ही सबके घर जा जाकर उनको एक एक घंटे ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी माँ भी काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि मैं इस वजह से काफ़ी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे सर मुझे कहने लगे, बेटा मेरी एक ही बेटी है जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैं भी हैरान हुआ था, क्योंकि वह तो खुद ही एक टीचर थे, तो वह अपनी बच्ची को खुद भी पढ़ा सकते थे। लेकिन कहने लगे, मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे पढ़ती नहीं है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दे दिया करूँगा। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि सर काफ़ी अमीर हैं और वह प्रोफेसर थे। वह अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वह मुझे काफ़ी अच्छे फ़ी दे सकते थे। मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए राज़ी हो गया था। मैंने कह दिया कि ठीक है सर, 2-3 दिनों में मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सर उसी दिन ही कहने लगे, बेटा तुम आज से ही आ जाना। जैसे ही मेरी छुट्टी हुई तो मैं सर के साथ ही उनके घर पर चला गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और कहने लगे कि मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूँ। मैंने 3-4 मिनट इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उनकी बेटी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो उसको देखकर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि वह तो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि जो मेरे सामने बैठी हुई थी वह कोई लड़की है या अप्सरा। वह मेरे सामने आकर बैठ गई। उससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का हूँ। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं इकलौता ही था। इस वजह से काफ़ी सम्मान से उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर मैं उसे पढ़ाता रहा। उसके बाद मैंने उसे कह दिया कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यह कहकर मैं घर चला गया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की का नाम प्रीति था। प्रीति बहुत ही खूबसूरत थी। प्रीति मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से लग ही नहीं रहा था कि वह शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं बिना बताए प्रीति के घर चला गया था। जब मैंने प्रीति को घर की छोटी ड्रेस में देखा तो मैंने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली। वो अपने फ्रेंड के साथ खेल रही थी। मैंने उसे बस एक ही नज़र देखा था, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब उसने थोड़ी लॉन्ग टी शर्ट डाल रखी थी। इससे पहले तो उसने बहुत ही मिनी टॉप पहन रखा था। कहने लगी, कल मेरा टेस्ट है। मैंने उसे टेस्ट की तैयारी करवाई और उसे वार्न किया कि तुम्हें टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आना है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। मेरी बात पर कहने लगी, नहीं सर, मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। मैं अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी। मैं उसकी बात पर हैरान हो गया था। इससे पहले कि वह रो देती, मैंने उसे कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर। वह कहने लगी, फिर सर आप कोई भी सज़ा देना मुझे मंजूर है। उसकी बात पर मैं शरारती अंदाज से मुस्कुराने लगा था। मैं कह दिया, ठीक है, अगर तुम फेल हो गई तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अब मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि कब वह टेस्ट में फेल हो जाए, मैं उसे कोई सज़ा दे सकूं। ना जाने क्यों मुझे प्रीति को तंग करने में काफ़ी मज़ा आने लगा था। फिर अगले दिन भगवान ने मेरी सुन ली और वह टेस्ट में फेल हो गई थी। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा था, क्योंकि मैंने बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाया और प्रीति से कहने लगा,
यह तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी लेकिन तुम टेस्ट में फेल हो गई हो। वह कहने लगी, सर आप मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है, पर मुझे पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल गई थी। मैं क्या करती, मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। वो बहुत मासूमियत से मुझे कह रही थी। मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे कल क्या कहा था? कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा ना दिया और मैं फेल हो गई तो आप मुझे सज़ा देंगे। मैंने उससे कहा कि ठीक है, फिर क्या सज़ा चाहिए? वह कहने लगी, आप मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने एक नज़र उसके ऊपर डाली थी। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी सुंदरता को देखकर मेरा दिल बहकने लगा था। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने उसे धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। प्रीति बहुत ही मासूम थी। वह मेरी बात मान गई थी और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कितनी साल की हो? वह कहने लगी कि मैं तो 16 साल की हूँ। वह 16 साल की थी और मैं 23 साल का था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई भी सज़ा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को वह सज़ा बता दोगी? तो वह कहने लगी, नहीं सर, मैं अपनी सज़ा क्यों बताऊंगी? अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं वह सज़ा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया था। उसका गुलाबी गालों को देखकर मेरा दिल चाहा उसे बाहों में भरकर चूम लूं, लेकिन मेरा दिल यह करने से इनकार कर रहा था। कहीं न कहीं मेरी माँ की दी गई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और उसे कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें सज़ा नहीं दूँगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा दूँगा। चलो आज के लिए माफ़ कर देता हूँ। तो वह खुश हो गई थी और मैं वापस उसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करना है। मैंने सर से कहा कि सर मैं क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊँगा। अपने मुझे जो भी कहना हो मुझे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, बेटा बैठो, मुझे तुमसे प्रीति के बारे में बात करनी है। यह सुनकर मैं हैरान हो गया था कि अचानक से उनको क्या बात करनी है, लेकिन सर कहने लगे, बेटा मैं चाहता हूँ प्रीति तुम्हारे घर चली जाए। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि आखिर वह ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा तुम पर विश्वास करता हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसीलिए चाहता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ दूँ, और वैसे भी उसके टेस्ट हो रहे हैं। मैं यही सोचा कि तुम उसको पढ़ाते हो, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ है, उसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया था कि मैं क्या फैसला करूं। लेकिन मैंने सर को कह दिया, सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फैसला लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने दिल को, प्रीति को अपने ही घर में देखकर कैसे संभाल सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी, लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा कि वह तो घर पर मौजूद होगी, मैं उसे अपनी माँ के पास ही सुला दिया करूँगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी थी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद प्रीति को फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था।
उसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। प्रीति काफी उदास थी। सर उसे समझाने लगे, बेटा देखो, अपने टीचर को तंग नहीं करना है। अब यह आपको पढ़ाएंगे और इनकी माँ आपका ख्याल रखेगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत शरारती हो। मुझे डर है कहीं तुम रोहन को तंग ना करो और वह तुम्हें डांट ना दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें तंग मत करना और वह जैसे पढ़ाएं वैसा ही पढ़ना। वह जो कहे उस बात को मानना और वही करना है जो तुम्हारे सर कहें। प्रीति कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी। इस तरह मैं प्रीति को अपने घर लेकर चला गया था। कोई गाड़ी तो नहीं थी, मैं मोटरसाइकिल पर था, इसलिए प्रीति को अपने पीछे बैठाया और उसका बैग मैंने अपने आगे रख दिया था। प्रीति काफी आराम से बैठ गई थी। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल धड़क उठा था। मैं जितना चाहता कि उस लड़की से खुद को दूर करूं, उतनी ही मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगता था। लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर लेकर आ गया था। माँ ने उसे देखा तो बहुत हैरान हो गई थी। मैं माँ को सारी बात बता दी थी। माँ कहने लगी, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो माँ कहने लगी, बेटा तुमने यह क्या कर दिया है? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कजन की शादी है जहाँ मुझे भी जाना है। वह शादी दूसरे शहर में है। मैं 3-4 दिन बाद ही आऊँगी और अब तुम प्रीति को लेकर आ गए हो तो अब वह अकेली कैसे रहेगी? माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था। उनको तो एक शादी में जाना था। अब मैं क्या करता? मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया। माँ को कहने लगा, आप इस समस्या का हल निकालें। अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि प्रीति को वापस भेज दूं, क्योंकि प्रीति के पापा चले गए हैं और अगर मैंने सर को अब इनकार किया तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। इसीलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चले जाओ, मैं प्रीति को संभाल लूँगा। वह बहुत ही अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ आप मोहल्ले वालों की बातों पर कब से विश्वास करने लगी? आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? आप ऐसा करें, आप आराम से शादी में जाएं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, अपने बेटे पर छोड़ दें। आपकी परवरिश पर कभी भी दाग नहीं आने देंगे। मेरी माँ को मुझ पर विश्वास था और मुझ पर विश्वास करते हुए वह भी शादी में चली गई थी। अब इस घर में मैं था और मेरे साथ प्रीति थी। वह मुझसे पूछने लगी, सर आपकी माँ कहाँ गई है? मैंने कहा, उन्हें बाहर कुछ काम था, रात तक आ जाएगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि माँ काम से गई है, वह जल्दी ही वापस आ जाएगी। मैं प्रीति को पढ़ाने लगा था। मैंने उसे बायोलॉजी समझा दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आती थी। वह कहने लगी, सर स्कूल कल छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसीलिए बाकी का आप मुझे कल पढ़ा देना। मुझे भी याद आया कि कल तो छुट्टी है और मुझे भी स्कूल नहीं जाना था, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक स्पोर्ट डे होने वाला था, इसलिए मैंने छुट्टी ही करनी थी। अब मैं हैरान हो गया था। मैं प्रीति को कहा, ऐसा करते हैं कि तुम सो जाओ, क्योंकि वैसे भी कल छुट्टी है तो मैं तुम्हें बाकी सारा कल पढ़ा दूंगा। प्रीति कहने लगी कि ठीक है सर। मैंने उसको रूम का रास्ता दिखाया और वह वहां चली गई, लेकिन फिर अचानक ही उसे मेरी माँ का ख्याल आया। वह कहने लगी, सर आपकी माँ तो अभी तक नहीं आई, वो कहाँ है? मैंने उससे बहाना बनाया और कह दिया कि माँ रात को आ जाएगी।
वह बस पास में ही गई है, वह बहुत जल्द आ जाएगी। उसे मेरी बात पर विश्वास आ गया था, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे अब लगने लगा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि प्रीति को पता चले कि इस घर में हम दोनों अकेले हैं और उसके दिल में मेरे लिए बदगुमानी पैदा हो जाए। वह अपने रूम में जाकर लेट गई तो मैं भी अपने रूम में आ गया था। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक आधी रात को मेरे रूम का दरवाजा खुल गया था। मेरे रूम में अंधेरा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर पर आकर लेट गया हो। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अचानक मुझे प्रीति का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपने रूम में मौजूद हल्की लाइट ऑन कर दी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र प्रीति पर गई तो मैं हैरान रह गया था। मेरे बिस्तर पर प्रीति लेटी हुई थी। मैंने कहा, प्रीति, यह क्या हरकत है? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपने कमरे में जाओ। वह कहने लगी, सर बुरा मत मानना, लेकिन मुझे अंधेरे में और अकेले घर में सोने की आदत नहीं है। मैं कभी अकेली नहीं सोई। जब भी सोती हूँ पापा के रूम में ही सोती हूँ। मैंने अपना बेड पापा के रूम में ही लगा रखा है, और अगर मैं गलत ना हूँ तो मैं यह भी जानती हूँ कि इस घर में मेरे और आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे अकेले घर में डर लगता है। मैं अकेली नहीं सो सकती, इसलिए मैं आपके पास सोऊंगी। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके पागलपन पर मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पर मार लूं। यह कैसी लड़की है जो मेरे साथ रहने में शर्म महसूस नहीं कर रही थी। मैंने उससे कहा, प्रीति, तुम इतनी छोटी भी नहीं हो। तुम तो जानती हो ना, हम दोनों एक रूम में नहीं रह सकते हैं। क्या अब यह भी मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा? वह कहने लगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं कभी भी अकेली नहीं सोई हूँ। मैं बहुत देर से अकेले रूम में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बहुत मजबूरी में मैं आपके रूम में आई हूँ। मैंने सोचा चुपचाप आपके पैरों की तरफ जाकर सो जाऊंगी, लेकिन अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। यह कहकर वह रोना शुरू कर चुकी थी। उसकी आवाज़ मुझे अंदर तक बेचैन कर रही थी। मैं जल्दी से कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं कोई हल निकाल लेता हूँ। लेकिन मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि एक कंबल निकालकर उसकी जगह अपने बेड से कुछ साइड पर बना दिया और उससे कह दिया कि तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाता हूँ। यह कहने लगी, मुझे बेड पर ही नींद आती है, मुझे नीचे नींद नहीं आती है। मजबूरन मैंने उसे अपनी जगह दी और वह बेड पर सो गई और मैं नीचे जमीन पर कंबल बिछाकर सो गया। मैं अंदर ही अंदर खुद को डांट रहा था। मेरे दिमाग में यह बात आई क्यों नहीं कि माँ शहर से बाहर जा रही है, वह घर पर नहीं होगी तो मैं कभी भी प्रीति को अपने पास ना लाता। लेकिन अब प्रीति मज़े से मीठी नींद में सो रही थी, जबकि मुझे ज़मीन पर नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से प्रीति के सोने का ढंग मुझे और भी डिस्टर्ब कर रहा था। एक तो वह बहुत ही खुले नाइट सूट में थी, ऊपर से कंबल भी नहीं ओढ़ रही थी। पूरे कंबल उतार के फेंक दिया था और बेड पर फैलकर सोई हुई थी। बार बार मेरी नज़र उसके ऊपर उठ रही थी और मेरे दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे खुद पर काबू किया था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे मुझे क्या करना है। अगले दिन मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। प्रीति जल्दी उठ गई थी, उसने लाइट ऑन कर दी। मैंने उसे गुस्से से कहा, यह क्या हरकत है? मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब उसे डांट कर ही रहूँगा और उसे इतना डांटूंगा कि उसे पता चल जाए कि उसने क्या किया है। किसी तरह जैसे ही मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया तो मैंने उसे काफ़ी डांटा था। उसे एक टॉपिक बार बार याद करने को कहता था और जब उसे याद नहीं हो रहा था तो गुस्से में मैंने उसे एक चाटा भी मार दिया था। वह अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने यह चाटा जानबूझकर मारा था ताकि रात को वह मेरे करीब
फिर से ना आए। मैं नहीं चाहता था कि जज्बात में उभरकर मैं कोई गलत कदम उठा लूं। प्रीति भी समझ गई थी। बड़ी-बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, ठीक है, मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूंगी। मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन मैं भी मजबूर था। मैं उसे वापस नहीं भेज सकता था। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसके बाद प्रीति ने अपने पापा को बता दिया। लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। वह तो बल्कि शर्मिंदा थे और कहने लगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता था कि मेरी बेटी शरारती है। वह कोई ऐसा हरकत ज़रूर कर देगी। मैंने सर को कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ प्रीति अभी छोटी बच्ची है, नादान है, उसे समझ नहीं थी। इसलिए मैंने भी उसे इजाज़त दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया कि अब प्रीति तुमसे नहीं पढ़ेगी। इसके लिए कोई लड़की का इंतज़ाम करूँगा जो उसे पढ़ाया करेगी और तभी वह उससे डर कर पढ़ेगी। इस तरह अब वह मुझसे नहीं पढ़ती थी। लेकिन मेरा गुजारा तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे-धीरे प्रीति को भूल गया था। लेकिन दिल के किसी कोने में वह अभी बसी हुई थी। जब मैंने उसको थप्पड़ मारा था और उसकी आंखों में आंसू चमक गए थे, उस पल को याद करता हूँ तो दिल में एक टीस होती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से प्रीति की आंखों में आंसू आए। लेकिन उस समय प्रीति को थप्पड़ मारना जरूरी था। नहीं तो वह उम्र के जिस हिस्से में थी कभी भी बहक सकती थी और मैं भी उस समय उम्र के नाजुक हिस्से में ही था। हम दोनों की उम्र बहक जाने वाली थी। अगर उस समय मैं कुछ गलत कर जाता तो जिंदगी भर खुद से नज़र नहीं मिला पाता और ना अपनी माँ के सामने नज़र उठाकर बात कर पाता। इसीलिए मजबूरन प्रीति को सही राह दिखाने के लिए उसे थप्पड़ मारना ज़रूरी था। 5 साल का समय गुजर चुका था जब एक दिन मुझे पता चला कि अब वह यूनिवर्सिटी पहुंच गई है, तो मैं बहुत हैरान हुआ था क्योंकि उस वक्त मैं बीसीए कर रहा था। वह मुझसे 7 साल ही छोटी थी। एक दिन अचानक ही मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रीति पर पड़ गई थी। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान हो गया था। वह छोटी और शरारती नहीं रही थी बल्कि बड़ी और समझदार बन गई थी। उसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई थी। कुछ लड़के उसके आसपास खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान हुआ। मैंने एक नज़र उसे देखा। शायद वह भी मुझे पहचान गई थी, लेकिन वह मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत ही हैरान हुआ कि ऐसी भी क्या नाराज़गी कि वह मेरे पास नहीं आई। कितने दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था। दिल में दबी हुई प्रीति के लिए मोहब्बत फिर से मचलने लगी थी। मैं अब प्रीति को रोज़ ही देखता था। उसके पास वही 3-4 लड़के होते थे जो उसके दोस्त बन गए थे और यह चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मजबूरन एक दिन मैं प्रीति के पास चला गया। उसे कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत गुस्से में आया। उसका हाथ दबोचकर साइड में ले गया। कहने लगी, यह क्या हरकत है? मैंने उससे कहा कि जब तुम मुझे ऐसे इग्नोर करोगी तो मैं यह सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा। इसीलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। प्रीति कहने लगी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मैं कहने लगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या तुम इसका बदला ऐसे लोगी? मेरी तुम बहुत इज्जत करती थी, लेकिन अब मुझसे ऐसी बात करोगी? कहने लगी, उस वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते और जिनको मैं नहीं जानती मैं उनसे ऐसे ही बात करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था कि उससे कैसे माफ़ी मांगूं। फिर एक रोज़ मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी। मैंने उसे कहा कि जिस समय मेरा
तुम पर गुस्सा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर तुम पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं उम्र के जिस नाजुक हिस्से में थे वह उम्र बहुत ही नाजुक होती है। जरा सी गलती हम दोनों को बर्बाद करके रख देती, इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा था और तुम पर हाथ उठाना पड़ा था, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी कि एक जवान लड़का और लड़की इस तरह अकेले सोए। मैंने तुम पर गुस्सा इसलिए किया था कि तुम गुस्सा होकर मुझसे अलग सोना शुरू कर दो। मैं भी एक लड़का था, कब तक खुद पर कंट्रोल करता। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं, और सच तो यह है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगा था, तुमसे मोहब्बत हो गई थी मुझे। मेरी बात सुनकर वह खामोश रही थी, कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक मुझे बता गई थी कि मेरी बात सुनकर वह खुश हुई थी। शायद वह भी मुझसे मोहब्बत करती थी। वह चली गई थी, लेकिन मैं भी खड़ा नहीं रहा और वापस चल दिया, क्योंकि अब मैं जानता था कि शायद उसे गलती का एहसास हो जाएगा और वह मुझसे माफ़ी मांगने आएगी। पर दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। प्रीति तो मेरे पास आई ही नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक रोज किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो प्रीति थी। वह मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। मुझसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की थी जिस तरह तुम बात करते थे। तुमने मुझे पढ़ाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बहुत नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे ऐसे तेज शब्द में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने तो उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था। तब से ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी और मैं तुमसे अब नहीं पढ़ूंगी। और मैंने कहा सोचा था कि अपने पापा से कहकर कोई दूसरा टीचर रख लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर प्रीति के पापा के पास भेज दिया था। मेरे सर को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं थी। खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और ठीक 15 दिन बाद प्रीति मेरी दुल्हन बनी। मेरे कमरे में बैठी हुई थी और मैं उसके सामने बैठा उसको निहार रहा था और वह शर्म से अपने आप में सिमटी जा रही थी। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, प्रीति, अब तुम पूरे अधिकार के साथ मेरे बिस्तर पर मेरे साथ मुझसे चिपक कर सो सकती हो, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी हो। यह कहकर मैंने प्रीति का हाथ चूम लिया था और वह भी शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।